चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग लगाएंगे एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज करवाई थी और कुछ बेसिक आपको नॉलेज दी थी कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करूँगा। फिर भी मैं आज फिर से आपको बेसिक थोड़ा सा ज्ञान दूँगा, और जिन बच्चों की बेसिक अगर थोड़ी सी भी सही है तो वो थोड़ा सा स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन को देखें। ओके, तो देखिए हमारे पास आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 14 क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूँगा। ठीक है, कि आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। इसको ऑर्डर्ड पेयर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सिंबल होता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन पड़ी हुई है, तो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि आखिर क्या मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है आपके लिए ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। मान लो कि एक आपके पास एलिमेंट है ए, ठीक, एंड बी, जो कि एक्स और वाई में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि इस एक्स और वाई का एक सेट लिया जाए, तो एक्स में जो सेट होगा वो कुछ ए टाइप के होंगे, मतलब A1। अच्छा देखो, एक चीज़ और है कि जब भी कभी एलिमेंट्स लिखोगे रोस्टर फॉर्म में, तो एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। तो A1, A2, A3 टाइप के होंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से y का जो सेट होगा उसमें जो होंगे, उसमें B1, B2, B3 अप टू सो ऑन, इस तरीके के होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि हम लोग x और y का ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाता है कि अगर हम लोग मान लो कि A क्रॉस B बनाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर में क्यों आया है यहाँ पे, इसका एक अलग नाम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि x कॉमा वाई और स्मॉल ब्रैकेट पे हमने इस a क्रॉस b को व्यक्त कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग कभी भी बात करेंगे तो a क्रॉस b क्या होगा, x कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट का सेट। ठीक है, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। आपको एक पॉइंट और भी याद रखनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि अगर आपके पास टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ये तभी संभव है। कह क्या रहा है, आप यहाँ पे समझो। अगर मान लो कि ये x1 है और ये y1 है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। दूसरा x2 है और y2 है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। तो x1 का एलिमेंट जो होगा वो x2 के बराबर होगा, और y1 का जो एलिमेंट होगा वो y2 के बराबर होगा। तो यही बात यहाँ पे इसने बताई है। तीसरे में क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो आपसे कभी पूछ सकता है कि मान लो कि हमारे पास ए 1 एंड 2 हो गया, और बी की वैल्यू हो गई 2, 3, 4, इस तरीके से हो गया।
तो अब इसने पूछा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे। तो आप अगर इसका नंबर कितना होगा, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन ए यानी 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं, तो इसमें है 3। तो आप क्या करो कि एन ए क्रॉस बी यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट इंटू नंबर ऑफ बी सेट, यानी 2 क्रॉस 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। इससे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। बात समझ में आ गई। तो मतलब ये था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जो आपको नॉलेज जानना था। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ आती है कि अगर 3 बार सेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स बनेंगे वो ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक। इसके बाद आपको पढ़ाना है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट ए होगा और एक नॉन एम्प्टी सेट बी होगा, ए एंड बी। इनका जो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होगा यानी ए क्रॉस बी से जो हम लोग सबसेट बनाएंगे, ठीक है, वही क्या कहलाता है, रिलेशन। और ये रिलेशन किससे डिनोट किया जाएगा, आर। तो आर इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर इस। और देखो, अगर हम लोग आर एक रिलेशन है तो ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ आर, यानी रिलेशन के डोमेन कहलाएंगे। जबकि जो बी होगा यानी बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इमेजेस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, इमेजेस कहलाएंगी। ठीक है, और उन्हीं को हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन। बात समझ में आई। तो अब कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और फिर मज़ा करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को बेसिक नॉलेज तो बहुत ही कम लेना होता है, फिर आप लोग कहते हो कि सवाल नहीं आ रहे हैं। चलिए पेन की नेब को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक सेट दे रखा हुआ है, b 5 7 9 एक सेट दे रखा हुआ है। तो डिटरमाइन क्या करना है, a क्रॉस b यानी कार्टेशियन सेट प्रोडक्ट सेट, यानी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट पता करना है। तो पहला क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान होगा, ये तो आपको पता ही है क्योंकि आपने बेसिक का ज्ञान कर लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया ए क्रॉस बी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर 1 5, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 7 बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 9 ये बन गया, 2 5 2 7 ये तो बहुत ही इजी है, इसको कराने वाला तो नहीं था, लेकिन फिर भी स्टार्ट थोड़ा बेसिक से करते हैं। 3 5 3 7 3 9 4 5 4 7 4 9। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस तरीके से इस सेट को कंप्लीट करोगे और एक क्रॉस बी का एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन गया आपके पास। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था आपका आंसर। ठीक, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये बताओ कि बी क्रॉस ए ये जब बनाएंगे तो ये क्या होगा। ये आप लोग ने लिख लिया होगा और समझ ही गए होंगे, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है।
बी क्रॉस ए। अब बी का एलिमेंट एक्स हो जाएगा और ए का एलिमेंट हो जाएगा वाई। ठीक है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4। 5 से आपने बना लिया। अब 7 1 7 2 7 3 7 4। फिर आता है 9 1 9 2 9 3 9 4, और इसको आपने इस तरीके से क्लोज्ड कर दिया। तो आपके पास एक और सेट आ गया बी क्रॉस ए का। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि 5 1 आया है, 5 2 आया है, 5 3 आया है, 5 4 आया है, 7 1 आया है, 7 2 आया है, 7 3 आया है, 7 4 आया है, 9 1 आया है, 9 2 आया है, 9 3 आया है, 9 4 आया है। जबकि उससे पहले वाले जो सेट था ए क्रॉस बी, उसमें क्या आया था 1 5 1 5 आया था, जबकि यहाँ पे 5 1 आ रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल है? तो आप कहोगे कि भैया नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि आपका जो ए क्रॉस बी, आपका जो पहला एलिमेंट आया था वो 1,5 था। इसी से आप देख करके बता सकते हो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि अब आता है एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन बी क्रॉस ए होगा क्या? यानी नंबर ऑफ बी क्रॉस ए के एलिमेंट क्या नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के एलिमेंट के बराबर होंगे? क्या होंगे? तो देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया कि किस तरीके से अभी देखा जाता है। नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितने हैं? 12। ठीक है, इसी तरीके से आपका जब इससे बनाओगे ए क्रॉस बी बनाओगे तो उससे भी 12 आएंगे। तो अब बताओ, आप अगर बड़ा सा सेट दे दिया और उसका ऑर्डर पेयर बनाने को कहा गया तो आप लोग के तो नंबर गिनते गिनते टाइम लग जाएंगे। तो इसीलिए ये एक शॉर्ट मेथड बनाया गया कि जब भी आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए के एलिमेंट गिनो और बी के एलिमेंट गिनो। यानी अगर आपको कभी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना हुआ तो आप सिंपल सा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3। बोलो 12। इसी तरीके से नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, तो नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए, तो बी में वैल्यू कितनी है? 3, ए में 4, तो 12। तो आप इसको डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। तो बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही मैं स्लो मोशन में पढ़ाया, इतना स्लो मोशन में मैं पढ़ाता नहीं हूँ वैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ क्या दे रखा हुआ है, ये बीच में क्या साइन दे रखा हुआ है? इक्वल्स टू। तो मैंने आपको बताया था x1 y1 अगर x2 y2
इक्वल हैं तो x1 x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लगाऊंगा। ठीक, तो क्या है देखो, 4x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3x प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। आपको वहाँ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखनी है कि x इक्वस टू 2, ये लिखा x इक्वस टू 2। ठीक है, इसी तरीके से y इक्वस टू -2, तो आपको देखते ही आंसर बताना है। ठीक, अब आप 11th क्लास में हो गए हो। अगला सवाल देखो, क्या हुआ, x माइनस वाई इक्वस टू 6, x प्लस वाई इक्वस टू 10। इसको क्या कर दो, एक बार जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो y से y कट गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी x की वैल्यू आ गई 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। हम पहले वाली इक्वेशन में रख देते हैं 8 की, x की वैल्यू 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बोलो, आप देख के भी बता सकते हो कि y की ऐसी वैल्यू बताओ जो 6 दे दे, है ना। तो यहाँ पे 8 माइनस में है तो 2 रखो आंसर। तो आप देख के भी बता सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। इफ़ a इक्वल्स टू 2 4 6 9, यानी ये एलिमेंट्स हैं a के, और b के एलिमेंट्स 4 6 18 27 54 हैं। a बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, b बिलोंग कर रहा है कैपिटल b में। तो मतलब a जो है कैपिटल ए है उसमें एलिमेंट किस तरीके के हैं, ए टाइप के हैं, और बी के एलिमेंट्स हैं। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है आपको, सच दैट कि ए जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, और ए बी से छोटा होगा हमेशा। तो सबसे पहले देख लो ए के एलिमेंट कौन है, 2 4 6, 2 4 6, तो यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे 6 लिख लो, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, अब देखो हमें इसको भी सेटिस्फाई करना है और इस वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो 2 का ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, यानी बी के एलिमेंट्स, यानी 4 का फैक्टर 2 होगा, हाँ होगा। तो पहला पेयर क्या बनेगा, 2, 4। ठीक है, ध्यान देना। फिर 6 का फैक्टर होगा, हाँ होगा, 2, 6। अच्छा देखो, बी ए से बड़ा ही है। इसके बाद 27 का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 54 का होगा। ठीक है, बात समझ में आई। 4 का फैक्टर है, लेकिन 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ए जो है वो बी के बराबर हो गया। 4 6 का फैक्टर है क्या, नहीं है। 4 18 का फैक्टर है, नहीं है। 27 का नहीं है। 54 का ये भी नहीं है। तो 4 की वैल्यू हो गई कैंसर। 6, अब 6 की वैल्यू उठाता हूँ मैं, तो 6 4 का हो नहीं सकता, 6 6 का हो नहीं सकता, क्योंकि a इज़ इक्वल्स टू b हो जाएगा, जबकि दिया हुआ है a इज़ लेस देन b। तो 6 18 के साथ, यानी 6 जो है वो 18 के साथ, 6 जो है वो 18 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्या 6 27 का होगा, नहीं होगा, लेकिन 6 54 का तो होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 9 की उठाऊं तो 9 4 का नहीं हो सकता, 6 का नहीं हो सकता, तो 18 का होगा, 9 18 का होगा, 9 27 का होगा, और 9 54 का भी होगा।
होगा। तो इस तरीके से जो आपका एक ऑर्डर्ड सेट का पेयर जो बनता है वो क्या बनेगा, 2,4, 2,6, 2,54, 6,18, 6,54, 9,18, 9,27, 9,54। तो ये आपके ऑर्डर पेयर बन गए। आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी। देखो मैं बहुत ही इजी वे में आप लोग को समझाया, फिर से समझ लो कि आखिर मैंने किया गया है। इस क्वेश्चन में बस इतना कहा गया था कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, जिनके एलिमेंट कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। अब आपको फाइंड करना था कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से कि ए जो है वो बी का फैक्टर होना चाहिए, ए बी का फैक्टर होना चाहिए। कोई भी नंबर किसी का फैक्टर कब होता है, जब उसका मल्टीपल हो, यानी उससे डिवाइड होता हो। ठीक है। और दूसरी कंडीशन दे रखी थी कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। तो भाई ए बी से छोटा भी होना चाहिए और ए बी का फैक्टर भी होना चाहिए। तो इसी को हमें याद करके चलना है। तो ए क्रॉस बी का हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया। तो भैया देखो 2 का हमने 4 ले लिया, सेटिस्फाई हो रही। 2 का 6 ले लिया, 2 का 18 ले लिया, लेकिन 27 नहीं लिया क्योंकि 27 का फैक्टर नहीं है। 54 ले लिया, ये बन गया। फिर इसी तरीके से हमने 4 उठाया। 4 के साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी कंडीशन नहीं दे रखी है। 4 6 का फैक्टर नहीं है, 18 का फैक्टर नहीं है, 27 का फैक्टर नहीं है, 54 का फैक्टर भी नहीं है। अब हम आते हैं 6 पर। तो 6 जो है वो 4 का नहीं हो सकता क्योंकि 4 तो छोटा है और 6 का फैक्टर भी 6 4 का फैक्टर भी नहीं है। 6 6 के बराबर हो गया तो ए इक्वल्स टू बी हमें कंडीशन नहीं दे रखी हुई है। तो 6 18 के साथ हो जाएगा पहला ऑर्डर पे। फिर 6 27 के साथ नहीं हो सकता, 54 के साथ हो सकता है। 9 4 के साथ नहीं हो सकता, 6 के साथ नहीं हो सकता, लेकिन 18 के साथ हो सकता है। 9 27 के साथ हो सकता है, 9 54 के साथ हो सकता है। तो हमने ए क्रॉस बी का एक सेट बना लिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए क्रॉस बी का ही सेट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा हुआ है कि ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी। तो हमें ए क्रॉस बी का ही बनाना है। ठीक है, ए से लेकर के चलने हैं एलिमेंट को, बी में उसके इमेज दिखाने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो डोमेन और रेंज। डोमेन अभी मैंने बताया कि एक्स के सभी एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे डोमेन, और एक्स की जो परछाई वाई में बनेगी वो वैल्यूज़ हो जाएंगी रेंज। ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी हुई है कि x जो है वो 6 से छोटा है और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, और y जो है वो x प्लस 6/x है। बात समझ में आई। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 5। लेकिन सारे नंबर क्या y की इमेज बनाएंगे, y में होंगे, वो ज़रूरी तो नहीं। तो सबसे पहले 1 उठा लेते हैं, x इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 6/1 यानी 7। तो y की x की वैल्यू जब 1 रखी गई तो y में इमेज जो बना वो है 7। ठीक है। x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 प्लस 6/2 का मतलब हो गया 5। x की वैल्यू 3 रख दो
तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अच्छा, आ गई। x की वैल्यू 4 रख दो। तो देखो भैया 4 रख देंगे तो 6 से जब डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो डेसिमल में आ जाएगी, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। x की वैल्यू 5 रखोगे तो भी ये डेसिमल में आ जाएगी, तो डेसिमल वैल्यू हमें नहीं लेनी है, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू नेचुरल लेनी है। और नेचुरल क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डेसिमल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो हमारे पास केवल और केवल इतने ही नंबर बनेंगे और x की वैल्यूज़ भी इस कंडीशन के अनुसार इतनी ही बनेगी, यानी 1 2 3। तो भैया x की जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो क्या क्या हो जाएंगी? 1 2 3। y की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? 7 5। और 2 बार कोई भी एलिमेंट आ जाता है तो आपको पता होगा कि एक ही बार लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? x क्रॉस वाई। मैं सब चीज़ें बता दे रहा हूँ। x क्रॉस वाई ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? 1 7 1 7 1 5 ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। ठीक है, 2 7 2 5 3 7 और 3 5। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए। तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर सही है क्या हमारा? नहीं सही है। ठीक है, ये एकदम गलत। ठीक, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जो आप वैल्यू बना रहे हो वो क्या इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भैया जब आप देख रहे हो कि x क्रॉस वाई, तो जो x की वैल्यू है 1, तो इस पर वैल्यू आ रही है 7। क्या 5 आ रही है क्या कहीं पर भी? देखो नहीं आ रही ना। तो एक का केवल 7 के साथ ही रिलेशन होगा। जब आपने 2 रखी तो क्या ये 7 के साथ दे रहा है? नहीं, तो ये 5 के साथ ही देगा। इसी तरीके से 3 का 5 के साथ होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यूनिक इमेज बन रही है वाई में। ठीक है, 2 की 5 पे बन रही है, 3 की 5 में बन रही है। ठीक है, यूनिक इमेज बन रही है वाई में। ठीक, अब हम कहते हैं कि डोमेन क्या होगा। इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ। तो एक्स की सारी वैल्यूज़ डोमेन कहलाएंगी, यानी 1 2 एंड 3 ये क्या कहलाएंगी? डोमेन। और रेंज क्या होंगी? रेंज आपकी केवल 7 और 5 हो जाएंगी। 7 और 5। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट मैंने बना दिया, इसको कर्ली ब्रैकेट रख। ठीक है, अगर कोडोमेन की बात कर दे तो y के सारी वैल्यूज़ आपके कोडोमेन कहलाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। चलो अगर नहीं समझ में आई है तो यहाँ से भी देख लेना है थोड़ा सा। रिलेशन इज़ द फॉलोइंग रिलेशन अ फंक्शन। अच्छा देखो भैया, 2 की इमेज 3 बना रही और यही 2 की इमेज 7 बन गई, तो यानी 2 की यूनिक इमेज तो नहीं रही। यूनिक इमेज का मतलब क्या है कि x के हर एक एलिमेंट का y में केवल एक ही इमेज हो और वो यूनिक हो। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे 2 की इमेज 3 भी बन रही है, यानी 2 3 भी दे रहा है और 2 7 भी दे रहा है। तो इसका मतलब एक ही रिलेशन में एक ही नंबर के दो दो इमेज कैसे हो सकते हैं वाई में? तो ये रिलेशन नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से देखो x
रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर मॉड एक्स की मैं बात करूँगा तो ये भी रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो दोनों ही एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा। अब आते हैं इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ गए तब डोमेन कैसे निकालोगे, है ना। तो डोमेन की केवल एक ही परिभाषा है, वो है कि एक्स के सभी एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे डोमेन। बात समझ में आई। एक्स के सभी एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे डोमेन। यहाँ पे दे रखा हुआ है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर है, तो हमने भी रख दी 2x² - 1 1 माइनस 3x 2x² + 3x और -2 = 0। जो कंडीशन दे रखी थी यहाँ पे वो हमने फॉलो करवा दी। बोलो, बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो इसके क्वाड्रेटिक बन गए, क्या क्या बनेंगे जल्दी से बताओ भाई। 4x - x - 2 = 0। तो 2x x + 2 - x + 2 = 0। x + 2 और 2x - 1 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, x की वैल्यूज़ तुम्हारी जो होंगी वो हो जाएंगी -2 एंड 1,2। ये हो जाएंगे आपके x की वैल्यूज़, और इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। क्या कहोगे, डोमेन। आया बात समझ में। तो डोमेन क्या है, -2 और 1,2। बोलो यहाँ तक समझ में आया कुछ। चले फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कुछ अलग से भी दे रखा हो किताब में तो देख लेना, अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा हो तो वहाँ से भी पूछ सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं नहीं ये मत। तो इसमें से बात समझो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि x की वैल्यूज़ तो ये सारी हो गई, यानी इससे -2 से 1,2 के बीच के सभी वैल्यूज़ आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला देखो यहाँ से डोमेन कैसे निकालोगे। अब आप देख रहे होगे कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन मैं अब देखो इसको कैसे छोटा करता हूँ। तो देखो एफ एक्स है, इसको मैंने कहा कि ये जी एक्स मान लो और इसको एच एक्स मान लो, ठीक है। तो हटा दो इसको, अगर आप कुछ भी ना मानो। अब मैं बोलता हूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी, अगर ये 0 हो गई तो पूरी एफ एक्स क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी और नॉट डिफाइन हो जाएगा, NOT नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इस चीज़ यानी जो हमारा फंक्शन है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पर। तो इस डिनोमिनेटर की अगर x की वैल्यू निकाल ली जाए तो ये न्यूमरेटर को भी सेटिस्फाई कर देगा। बात समझ में आया, बात क्लियर हुई। तो हम लोग वो वैल्यू निकालेंगे जो x पे रखने पर डिनोमिनेटर में 0 ना दे दे। अगर 0 दे देगा तो क्या हो जाएगा, f जो है वो तुम्हारा इनफाइनाइट बन जाएगा। बात समझ में आई। इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर को
क्या करते हैं, जीरो के बराबर नॉट इक्वल टू जीरो कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो कि जीरो के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि नॉट डिफाइन होता है। तो भाई यहाँ से जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो तो आता है 2x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2 जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ये केवल उन्हीं लोग के लिए है जिनको क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आती है। x प्लस 1, नहीं तो इसमें तो डायरेक्ट करते हैं। तो भैया देखो, यानी x की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी, यहाँ पे -2 रख दी, यानी x की वैल्यू अगर मैंने -2 रख दी तो इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो। यानी जीरो के बराबर तो हमें नहीं लाना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने x की वैल्यू -1 रख दी तब भी यहाँ से ये जीरो कर देगा। तो मतलब हमें ये दोनों मान तो नहीं लेने हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ हमें लेनी है। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर ले लो, छोड़ दो इनको, किसको, -2 -1 को। क्या मैंने कहा कि x तो भैया रियल नंबर में बिलोंग कर ही रहा है, क्योंकि ये फंक्शन की शर्त होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू ज़ीरो के बराबर पुट कर दिया। अगर ज़ीरो के बराबर पुट कर देते तो हमारे पास जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने से पूरा फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता और ये नॉट डिफाइन हो जाता। ठीक है, तो हमने ऐसी वैल्यूज़ x की निकाल ली जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रही थी। तो वो क्या थी, -2 और -1। तो हमने कहा कि इन दो वैल्यू को हम हटा देते हैं रियल नंबर में से, तो बाकी जितने भी नंबर बनेंगे वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसके फंक्शन के कोई ना कोई इमेज बनी रही होगी, कोई ना कोई वैल्यू आ ही रहा होगा। तो बात समझ में आई यहाँ तक? इसलिए ऐसा सवाल हमने कर दी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भैया। क्या दिया हुआ, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इससे डिनोट किया जाता है, प्लस x। तो भैया हमने कही इसको कि भाई दोनों नंबर, यानी ये जो नंबर है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा होगा, और ये जो वैल्यू है वो भी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा होगा। बोलो, कर रहा होगा कि नहीं? अरे मैं देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो भी आती है वो आपकी रियल वैल्यू ही होगी कि नहीं होगी, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पॉइंट में नंबर नहीं आता। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब ही यही है कि वो वैल्यू पॉइंट में ना हो, यानी डेसिमल में ना हो। तो इसका मतलब जो f(x) होगा वो भी एक रियल वैल्यू ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जो डोमेन होगा x का वैल्यू होगा, और तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज। ठीक, बात समझ में आया? मैंने क्या कह दिया भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, और जो कि रियल नंबर होती है, और वो डेसिमल में होगी नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? और x, ये वाला x तो दिया ही हुआ है कि ये रियल है। ठीक, मान लेते हैं
अब देखो यहाँ से रेंज पता करना है, अब तक डोमेन पूछ रहा था, अब रेंज पता करना है। तो रेंज क्या होती है, x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y में बनने वाले सारे के सारे इमेजेस। ठीक है, तो अब हमने कई बार पहला क्वेश्चन उठाते हैं, और y(x-4) ये देखो मॉड है। तो जैसे मॉड वाले होते हैं फंक्शन, उनको करने का एक तरीका है कि मॉड की जो वैल्यू होती है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि पॉजिटिव होती है, बट मॉड की जो वैल्यू होती हैं वो प्लस और माइनस दोनों होती हैं। ठीक है, तो अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो बड़ी क्लास में प्लस माइनस दोनों ही आपको पढ़ना है। तो भैया एक बार तो अगर मान लो कि मैंने माइनस लिया, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और x-4 इसको घटाओगे तो आ जाएगा -1। घटाओगे का मतलब डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा। और एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो x-4 अपॉन x-4 इक्वल्स टू 1 दे देगा। ठीक है, अब इसको जो आप डिफ़ाइन करोगे वो कैसे डिफ़ाइन करोगे? अच्छा बताओ, यहाँ पे मैं x की पॉजिटिव वैल्यू कब पता कर सकता हूँ? जब x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी या छोटी? बोलो जल्दी से। तो आप बोलोगे कि x से बड़ी वैल्यू सारी ले लो, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देखो इसके बाद आप कहोगे कि आप तो 1 का तो बता दिए, लेकिन -1 का अब कैसे निकालें? तो आप कहोगे कि यहाँ पे 4 से सारी छोटी वैल्यू ले लो, वो माइनस वैल्यू दे देंगी। अच्छा, अब बचता है इक्वल्स टू कैसे लगाएं? तो भैया इस डिनोमिनेटर की वैल्यू देखो ज़रा, क्या है, x-4, किस वैल्यू पर ये 4 यहाँ पे 0 देगा? तो बोलोगे 4। तो क्या मैं 4 को ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्या मैं 4 को यहाँ पे ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। तो यहाँ पे इक्वल्स टू वैल्यू नहीं होगी। क्या मैंने कहा, बात समझ में आई? ठीक, जब भी कभी मॉड की वैल्यू दे दे तो आपको इस तरीके से सवाल को करना है। तो आपका रेंज क्या बन जाएगा, रेंज क्या बनेगा यहाँ पे, आपका रेंज क्या बनेगा बताओ जल्दी से? आपका रेंज बनेगा यहाँ से कि जो 4 और इस 4 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, ये 4 इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सारे रहेंगे। ठीक है, यानी इमेज क्या बन गई, 1, तो रेंज कितना आ गया, 1। ठीक है, आगे बात समझो भैया। y इक्वल्स टू √16 माइनस x²। मैं लिख सकता हूँ, आपको मैंने बताया था कि f(x) को ही हम लोग कहते हैं y, तो √16 माइनस x²। तो यहाँ से एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे डोमेन निकालना चाहूँ, तो डोमेन क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे डोमेन, तो भैया यहाँ पे -4 रखोगे तब भी y की वैल्यू 0 आएगी, तो यानी -4 को भी ले सकते हैं, और +4 रखोगे तब भी 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो स्क्वायर वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा, देगा कि नहीं देगा? तो इसका मतलब डोमेन हमारा क्या हो गया, -4 से 4 तक की सारी वैल्यूज़। ठीक है, -4 से 4 तक की सारी वैल्यूज़ को हम लोग डोमेन में रखेंगे। अब रेंज कैसे निकालते हो भैया? भैया देखो, रेंज को निकालने का तरीका 2 तरीके का है, या तो वैल्यू पुट कर दो,
तो जब आप वैल्यू पुट करते हो तो -4 की वैल्यू जब रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0, या +4 की वैल्यू रखते हो तो 0। इसके बाद अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे -4 और 4 के बीच में एक ज़ीरो भी तो पड़ेगा, मैंने ज़ीरो रख दी, तो क्या यहाँ पे 4 वैल्यू नहीं दे देगा, बोलो? क्योंकि √16 होगा और अंडर रूट में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। अंडर रूट में हमेशा वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो 0,4 इस तरीके से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अब एक बात बताओ जल्दी से हमें कि आप दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड थोड़ा सा कठिन है कि y = √16 - x² तो आपने मान ही रखा हुआ है। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो y² = 16 - x² हो जाता है। तो x² की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 16 - y²। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपका फंक्शन f(x) = √16 - x² था, वही अब फंक्शन क्या हो जाएगा, f(y² = 16 - y², ये वाला फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो x के करस्पॉन्डिंग आ जाएंगी, और x की वैल्यूज़ आप जानते ही हो कितनी है, -4 से 4 के बीच में। तो इस तरीके से ये ज़्यादा कठिन पड़ेगा। यहाँ पे आप थोड़ी सी समझ लाइए, थोड़ा सा आप समझो क्या बताया मैंने कि 16 - x² है। डोमेन अगर आप निकालते हो तो -4 और 4 दोनों पे ही 0 दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पे ही अगर 0 दे रहा है, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम लोग इतने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बिग ब्रैकेट को इस्तेमाल किया। अब रेंज की बात करते हैं, तो -4 और 4 के बीच का जो रेंज है, इसमें हम लोग ने वैल्यू निकाली 4 और -4 के बीच में, तो हमें मिला कि पहली वैल्यू तो 0 हो गई, और दूसरी वैल्यू जब हमने निकाली तो हमने कहा कि इसके बीच में तो एक नंबर होगा 0, से दैट 0। ठीक है, तो 0 जब रखा तो यहाँ पे वैल्यू आई √16, और हमें पता है कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू बाहर निकलती है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, और ये +4 हो गया। तो इस +4 को भी हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे -3 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, +1 रखो, 2 रखो, इस तरीके से भी करो। तो मतलब आप चाहे तो वो सब कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप जो भी वैल्यू लोगे वो 0 और 4 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। रीडिफाइन द फंक्शन विच इज़ गिवन बाई मॉड ऑफ, इसको हमें रीडिफाइन करना है। यहाँ पे कुछ नहीं हमें पता करना है, केवल फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आपको ये वाली वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला जो मैंने बताया कि मॉड वाला, आपको समझ में आ गया था ना? चलो, अब रीडिफाइन करना है। तो देखो, यहाँ पे मॉड है तो यहाँ पे मैं क्या क्या कंडीशन बन सकती है, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये कंडीशन बन सकती है, या फिर प्लस प्लस ले लो, ये कंडीशन बन सकती है। तो माइनस प्लस, प्लस माइनस एक ही बात। तो यहाँ पे हम लोग एक दोनों तरफ पहले माइनस लेते हैं, तो जैसे ही माइनस लोगे तो -x +1 -1 -x, ये वैल्यू क्या दे देगा, माइनस का 2x देगा। अभी आप रेंज की बात ना करो कि आखिर क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि चलो अच्छा, मैंने कहा -x +1, यहाँ पे मैं +1 ले लेता हूँ और +x ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे तो वैल्यू 2 ही आ रही है। अच्छा, इसको भी मैं अगर पॉजिटिव लेता हूँ तो x - 1 प्लस पॉजिटिव इसको भी लेता हूँ
तो 1 से 1 कट जाता है और 2x आ जाता है, आता है। अब देखना क्या कहानी होगी कि सबसे पहले मैंने नेगेटिव लिया, तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस वैल्यू से स्टार्ट होगी, और माइनस वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2। बात समझ में आई। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है, -2 को ले लेंगे। इसके बाद ये वैल्यू जा कहाँ तक रही है, -1 तक। क्यों -1 तक, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो +2 तो ले नहीं सकते, तो -1। अब आप कहोगे कि 0 क्यों नहीं ले लिया, तो 0 इज़ नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो हमें दोनों ही वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव और नेगेटिव। तो हमने ये वाली वैल्यू ले ली। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया और इसको लिया पॉजिटिव, तो हमारी अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, -1 से, जिसको हमें नहीं लेना है अभी। फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद कहाँ तक जाएंगे हम लोग, बोलो, +1 तक जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको लेंगे कि इसको लेंगे, अब आप डिसाइड करोगे। भाई -2 को हमने इंक्लूड किया, -1 को इंक्लूड इस वाली रेंज में नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो हमें -1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। बोलो, करोगे तभी तो x की वैल्यूज़ कट होंगी। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब x, अब कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, तो भैया 2 तक चले गए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये भी लेना है और इसको भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। अब आप सोच रहे होगे तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम लोग fx करके लिखेंगे, ठीक। बात समझ में आई। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हो मेरे से,